guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Between Clay and Dust which is written by Musharraf Ali Faruqi. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Between Clay and Dust के बारे में, जिसको लिखा है मुशर्रफ अली फारूकी ने. सो हम देख लेते हैं कि हम इस नावल के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. So we'll discuss about introduction to the author Musharraf Ali, then we'll discuss about introduction to this novel. After that we'll discuss about list of characters, then we'll discuss about summary and analysis. So ये चारों topics आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे. Introduction to the author, introduction to the novel, list of characters as well as summary and analysis. So without any further delay, let's discuss about introduction to the author Musharraf Ali. So here is the introduction to the author Musharraf Ali Faruqi. He born on 26th July 1968 in Hyderabad, Pakistan. So guys देखो, जो मुशर्रफ अली फारूकी हैं उनका जन्म 26 जुलाई 1968 को हुआ. कहाँ पर? हैदराबाद, पाकिस्तान में. पाकिस्तान के हैदराबाद इलाके में. एंड ही इज़ अ पाकिस्तानी राइटर, ट्रांसलेटर एंड स्टोरी टेलर. सो जो मुशर्रफ अली हैं वो पाकिस्तानी राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स का ट्रांसलेशन भी किया है, as well as he is a storyteller. And among 5 writers shortlisted for Asia's most prestigious literary prize in 2012. So देखो, एशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज के लिए 2012 में 5 ऑथर्स को चुना गया. उनमें से मुशर्रफ अली भी एक थे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं. So that's all about the introduction to the author. Now we'll discuss about introduction to the novel Between Clay and Dust. So here is the introduction to the novel Between Clay and Dust. This novel was written on 2nd October 2013. So जो ये novel है Between Clay and Dust, इसको 2nd October 2013 में लिखा गया. और ये किस बारे में है? It is about a wrestler and तवाइफ. तवाइफ समझते हो? कर्टीजन. सो ये जो नॉवल है ये एक रेसलर के बारे में और एक तवाइफ के बारे में, मतलब एक रेसलर है और एक कर्टीजन है, उनके बारे में है. टू आर्ट फॉर्म्स दैट नो लॉन्गर होल्ड्स द ग्लोरी दे वंस डिड. सो इन दोनों के अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है. इफ वी टॉक अबाउट रेसलर तो उसकी आर्ट क्या है? फाइट करना, वो बहुत स्ट्रेंथफुल है. एंड एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट तवाइफ, कर्टीजन, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी, और सिंगिंग टैलेंट, आर्ट है उसमें ये. सो ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं दोनों, रेसलर की भी और तवाइफ की भी, जो इनकी ग्लोरी पहले हुआ करती थी बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो इनकी ग्लोरी हुआ करती थी वो ग्लोरी अब कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, वो इसमें हम पढ़ेंगे. एंड दिस सेट्स समवेयर सजेस्टिव ऑफ पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान. देखो, इसकी सेटिंग सजेस्टिव है कि हाँ पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान में हुई, मतलब पार्टीशन के बाद का जो पाकिस्तान है उसमें. एंड नरेटिव इज क्वाइट एंड थॉटफुल. सो जो नरेटिव है वो काफी थॉटफुल है. इंट्रोड्यूसेस द रीडर टू अ सब कल्चर ऑफ रेसलर एंड कर्टीजन हुज वे ऑफ लाइफ इज फेडिंग. यस, यहाँ पर इस नॉवल में हमें रेसलर का क्या कल्चर है और कर्टीजन का क्या कल्चर होता था उससे इंट्रोड्यूस कराया गया है. एंड दैट कल्चर इज फेडिंग नाउ. वो कल्चर अब फीका पड़ रहा है कहीं ना कहीं. एंड दिस स्टोरी ऑल्सो शोज हाउ पर्सनल ग्लोरी एंड चेंजिंग वैल्यूज कैन कम बिटवीन फैमिली मेंबर्स. साथ ही इस स्टोरी में हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से पर्सनल ग्लोरी और चेंजिंग वैल्यूज फैमिली के बीच में आ जाती हैं. मतलब देखो, फैमिली मेंबर्स हैं और एक अगर ज़्यादा फेम मिल जाता है या फिर वैल्यूज चेंज होने लग जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं फैमिली के बीच में एक दरार वाली सिचुएशन आ जाती है, विच वी विल डिस्कस इन दिस novel. So that's all about the introduction to the novel. Now we'll discuss about the list of characters. So list of character is here. First character is उस्ताद रामजी. So first character कौन है? उस्ताद रामजी, जो कि एक रेसलर है. ठीक है, उस्ताद रामजी एक रेसलर है. एंड देन गौहर जान जो है, शी इज ब्यूटीफुल कर्टीजन ऑनर ऑफ कोठा. सो जो गौहर जान है वो बहुत ब्यूटीफुल है. शी इज अ कर्टीजन, एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि एक तवाइफ है. सो दैट तवाइफ, दैट कर्टीजन इज गौहर जान, और वो बहुत ब्यूटीफुल है, प्रिटी है. एंड शी हैड अ कोठा, वो एक कोठे की मालकिन होती है. देन तमामी इज रामजीज ब्रदर. जो ये रमजी हैं, जो रेसलर हैं, इसका भाई होता है तमामी. देन वी हैव बंदे अली. सो बंदे अली कौन है? यू कैन से सुपरवाइजर और मैनेजर ऑफ द कोठा हुज ऑनर इज गौहर जान. सो जो बंदे अली है उसे हम कह सकते हैं कि गौहर जान का जो कोठा है उसके सुपरवाइजर या मैनेजर है. बिकॉज जब गौहर जान के कोठा की महफिल में लोग आते हैं तो उसकी सारी सुपरवाइजिंग और जो भी मैनेजमेंट होता है वो कौन देखता है?
बंदे अली। देन वी हैव मलका हु इज अ नायिका। सो देखो जो मलका है वो गौहर जान के कोठे के बाहर मिलती है एक कपड़े में रैप हुई व्हेन शी वाज बॉर्न। तो उसे कोई छोड़ जाता है गौहर जान के कोठे के बाहर। सो जो बंदे अली होता है उसे ये बच्ची मिलती है। सो बंदे अली उसको अंदर लेकर आता है। गौहर जान इसके पेरेंट्स को ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, बहुत कोशिश करती है, बट शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द पेरेंट्स ऑफ मलका। एंड देन जो गौहर जान होती है वही मलका को बड़ा करती है, उसकी सारी जो भी चीज़ें होती हैं गौहर जान मैनेज। सो जो मलका है वो भी इसके कोठा में एक नायिका बन जाती है, बट जो गौहर जान है वो मलका को इस चीज़ में इंडल्ज नहीं करना चाहती, इन्वॉल्व नहीं करना चाहती कोठा की चीज़ों में। सो टाइम बीतता जाता है और जो गौहर जान है अपनी और नायिका से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मलका को देती है। सो जो गौहर जान की और नायिकाज होती हैं उन्हें इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है और गौहर जान का कोठा धीरे धीरे थोड़ा मतलब फेड होने लग जाता है। एज आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जो ये आर्ट फॉर्म्स है ये फेड होने लग जाती है, तो इसकी नायिका यहाँ से चली जाती है। सो मलका थॉट कि अब मुझे मौका मिला है, मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, बट एट दैट टाइम ऑल्सो गौहर जान डिड नॉट वॉन्ट कि मलका यहाँ पर परफॉर्म करे। इसके अलावा भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स यू कैन से। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्लॉट समरी। सो हियर इज द समरी एंड एनालिसिस। यहाँ पर मैं आपको समरी एक बहुत छोटे सिरे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो देखो, आफ्टर द पार्टीशन of India, creation of Pakistan in 1947, you all know about it कि after the partition of the subcontinent, India और पाकिस्तान दो कंट्री बन जाती हैं। So 1947 में क्रिएट होता है पाकिस्तान, राइट। रमजी एंड गौहर जान आर दी हेड्स ऑफ देयर क्लैंस। तो देखो, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो रमजी है और जो गौहर जान है उनकी ये आर्ट बहुत फेमस थी और वो दोनों इन आर्ट फॉर्म्स के हेड हुआ करते थे, मतलब उनके क्लैंस ग्रुप होते थे बड़े बड़े और वो इन आर्ट फॉर्म्स के ग्रुप्स के हेड होते थे। कौन? रमजी रेसलिंग के और गौहर जान कर्टिजन थी, तो वो जो सिंगिंग वगैरह उनकी नायिकाज की हेड होती थी। सो बिफोर द पार्टीशन ये बहुत फेमस थे, इनके पास बहुत फेम था और ये हेड थे अपने अपने ग्रुप के। बट पार्टीशन के बाद इनका जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। सो देयर वर्ल्ड हैव बीन शेकन आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुज नवाब्स एंड राजाज had traditionally patronized these arts. So princely states के राजा और नवाब इन आर्ट्स को बड़ा सिक्योर करके रखते थे। So after the partition जो princely states हैं वो मिल जाते हैं इंडिया में और जो ये दोनों आर्ट फॉर्म्स थी जिनको की प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने संजोकर रखा था वो कहीं ना कहीं अबॉलिश होती हमें नजर आती हैं। बोथ आर स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट देयर ऑन लिमिटेशंस एज दे एज। सो देखो, रमजी और गौहर अपने टाइम में तो हेड होते थे, बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है सो वो देखते हैं कि अब उनकी एज बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस उनके सामने आ जाती हैं जो कि हम अभी देखेंगे आगे। एंड उस्ताद रमजी स्टिल फेम्ड एज अ रेसलर, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक। देखो, जो उस्ताद रमजी हैं आफ्टर द पार्टीशन टू ही इज टू फेम्ड, वो बहुत फेमस थे बिकॉज ही वॉज अ रेसलर और जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनकी टेक्निक थी, दैट वॉज वंडरफुल। So initially, Ustad realized that his entanglements of married life would not let him devote himself fully to his art. डिसिप्लिन इज नेसेसरी। सो देखो, अब तक तो हमने देखा कि पार्टीशन के टाइम पर क्या हुआ, ये जो दोनों आर्ट फॉर्म्स थी वो कहीं ना कहीं फेड होने लग गई। अब हमें उस्ताद रमजी का बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि वो रेसलर जब बने तो उन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो की। तो देखो, उस्ताद को लगा अगर वो मैरिड लाइफ में इंडल्ज हुए, मतलब अगर मैरिड लाइफ में एंटेंगलमेंट्स हुई तो वो अपने आप को अपनी आर्ट की तरफ फुली डिवोटी नहीं कर पाएंगे बिकॉज अगर वो शादी कर लेते हैं तो समहाउ उन्हें टाइम अपनी वाइफ को भी देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को भी देना पड़ेगा। सो इसीलिए वो सोचते हैं कि वो शादी वगैरह से दूर रहेंगे बिकॉज इस आर्ट के लिए या किसी भी आर्ट को अगर हम अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। सो दैट्स व्हाई उस्ताद रियलाइज्ड दैट ही वांट टू रिमेन सेलिब्रेट। उस्ताद डिसाइड करते हैं दैट ही नॉट मैरिड, रिलीजियस कस्में वगैरह खाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सेलिब्रेट रहेंगे, मतलब कभी शादी नहीं करेंगे। टू अचीव परफेक्शन इन हिज आर्ट, शट हिज माइंड टू द थॉट्स ऑफ विमेन। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी आर्ट में परफेक्शन हासिल करनी है। ही वॉन्टेड टू बी परफेक्ट इन हिज आर्ट एंड दैट्स व्हाई ही शट हिज माइंड टू द थॉट्स ऑफ विमेन। मतलब विमेन के थॉट्स ना आए, अपने माइंड को इस चीज के लिए कंप्लीटली बंद कर लिया एंड ही वॉन्ट टू रिमेन सेलिब्रेट। अटेन द रैंक ऑफ उस्ताद। सो देखो, डिसिप्लिन्ड हो गए थे वो, उन्होंने अपनी आर्ट में परफेक्शन के लिए इतना
काम किया, इतना वर्क किया, सो दैट्स व्हाई ही अटेन्ड द रैंक ऑफ उस्ताद। उन्हें रेसलर में उस्ताद की एक उपाधि मिल गई, एक रैंक मिल गई कि हाँ उस्ताद रमजी, राइट, रेसलर है, उस्ताद हैं। सो उस्ताद इज समथिंग जो कि गुरु होते हैं, महान होते हैं, जिन्हें हम एज अ टीचर मानते हैं। सो थ्रू आउट दिस ही ऑब्जर्व्ड हिज वॉज ऑफ सेलिबेसी। सो देखो, जब उन्होंने अपनी आर्ट को स्टार्ट किया, फॉलो करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया, सो उन्होंने अपनी जो ये कसम खाई थी इसको कंप्लीटली निभाया भी। तो ये तो हुआ उस्ताद रमजी के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कर्टिजन गौहर जान। So GauharJan was celebrated throughout the subcontinent for her beauty and seductive power of singing. So देखो, as I told you, जो कर्टिजन गौहर जान थी, she was pretty enough and she was celebrated throughout the continent. It's mean हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्टीशन से पहले के टाइम की। पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस थी और साथ ही साथ सेडक्टिव पावर ऑफ सिंगिंग, मतलब उनकी आवाज में एक मेलोडिशियस टेस्ट था। एंड शी इज अ accomplished singer whose rag and recitals were renowned, celebrated beauty, known for her haughty airs and capricious treatment of her lovers. So देखो, वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी और अपने राग और रिसाइटल्स के लिए बड़ी फेमस थी, ब्यूटीफुल थी, और सिडक्टिव पार के लिए तो वो थी ही फेमस। बट नाउ हर वर्ल्ड इज ऑल्सो चेंजिंग। सो जस्ट लाइक उस्ताद रमजी, गौहर जान का जो वर्ल्ड था आफ्टर द पार्टीशन वो भी चेंज होने लग गया था। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू पर्सन्स जो कि अपनी आर्ट के लिए बहुत फेमस थे। वन इज उस्ताद रमजी हु वाज रेसलर एंड अटेन्ड द रैंक ऑफ उस्ताद, and at the same time we have Gauhar Jan who was a beautiful pretty courtesan. बट आफ्टर द पार्टीशन इन दोनों का ही वर्ल्ड जो है वो पूरे तरीके से शेक हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। एंड लाइक प्रोमिनेंट तवाइफ्स ऑफ हर टाइम शी मेंटेन्ड हर ओन कोठा वेयर ट्रेनी गर्ल्स एंड नायिकास रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ आर्ट्स ऑफ म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। सो पुराने टाइम की जो तवाइफ्स होती थी, कर्टिजन्स होती थी, वो खुद का कोठा रखती थी। सिमिलरली गौहर जान ऑल्सो मेंटेन्ड हर ओन कोठा। उन्होंने भी अपना खुद का कोठा मेंटेन किया जहाँ पर वो ट्रेनी गर्ल्स को म्यूजिकल एंटरटेनमेंट की आर्ट से सिखाया करती थी। और एक टाइम वो भी आता है जब इनके कोठे की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। उस टाइम पर जो गौहर जान होती हैं वो अपनी कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बेच देती हैं, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बंदे अली को पता होता है। सो गौहर जान's कोठा इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेम्ड इन द इनर सिटी। इनर सिटी में जो गौहर जान का कोठा था वो सबसे बड़ा था और सबसे फेमस था। देखो, अब यहाँ पर यंग मैन क्यों आते थे? यंग मैन फ्रिक्वेंटेड कोठा टू लर्न बियरिंग द पोलाइट सोसाइटी, राइट। और ओल्डर मैन क्यों आते थे? टू सोशलाइज और रिकाइंडल्स मेमोरीज ऑफ पास्ट यूथ। यंग मैन आते थे सो दैट दे कैन लर्न द बियरिंग ऑफ पोलाइट सोसाइटी। एंड एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट कि ओल्डर पीपल क्यों आते थे, सो दैट वो अपनी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, यूथ टाइम की जो मेमोरीज हैं, उन्हें रिकिंडल कर सके, उन्हें याद कर सके, दोबारा से फील कर सके, रिलेट कर सके। एंड यस, इफ समवन फेल इन लव विद नायिका, हिज अफेयर प्रोवाइडेड एंटरटेनमेंट टू द अदर्स। अगर किसी का नायिका के साथ अफेयर चल जाता था, नायिका के साथ अफेयर होता था, तो उस बारे में दूसरे लोगों को एक एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल जाता था, वो उस बारे में बात करते रहते थे। तो अगर किसी का नायिका के साथ अफेयर है तो और लोगों को एक एंटरटेनमेंट का टॉपिक मिल जाता था। So Ustad the celibate visits Gauhar Jan's कोठा in courtesans enclave. This news received with great interest. So अभी हमने दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो उस्ताद हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सेलिब्रेट रहेंगे, बट एक बार वो चले जाते हैं गौहर जान के कोठा पर। सो इस न्यूज़ को लोगों को सुनने में बड़ा मजा आया। अच्छा, ये तो सेलिब्रेट थे, देन व्हाई डिड ही गो टू कोठा? इस चीज़ को लोग बड़ा इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। एंड व्हेन पीपल हर्ड अबाउट इट थॉट लाइक उस्ताद लेयर्ड बाय गौहर्स फिजिकल चार्म्स। सो जब लोगों को इस बारे में पता लगता है, एज यू नो दैट लोगों को सिर्फ एक बात की खबर मिलने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी तो खुद ही क्रिएट कर देते हैं किसी के भी बारे में। सो सेम होता है उस्ताद के केस के साथ। जब लोगों को पता लगता है कि वो गए थे गौहर जान के कोठा पर, तो लोग बात बनाना शुरू कर देते हैं कि जो उस्ताद है वो गौहर जान की चार्मिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होंगे, और हाँ, जरूर ऐसा ही कोई चक्कर है।
बट इट्स नॉट लाइक दैट अनदर पर्पस फॉर उस्ताद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग बात कर रहे हैं कि उस्ताद गौहर जान के फिजिकल चार्म से इम्प्रेस हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्ताद की वहां जाने का पर्पस कुछ और है जो हमें अभी आगे जाकर पता चलेगा। सो देखो क्या होता है ना, ही हैड बीन टेकन बाय एन ओल्ड एक्वेंटेंस वन इवनिंग टू लिसन टू गौहर जान's महफिल ऑफ रागा रिसाइटल्स एट कोठा। एक दिन कोई बंदा आता है और वो उस्ताद को ले जाता है गौहर जान की महफिल में कि वो बहुत प्यारा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो चलो। उस्ताद चले जाते हैं उनके साथ एंड ही फर्स्ट सॉ गौहर। सबसे पहले जब वो गौहर को देखते हैं, गौहर एंटर करती है अपने सभी नायिकाज के साथ एंड टुक हर सीट कमांड ओवर हर ट्रूप। ट्रूप यू नो, जो एक ग्रुप होता है। जो गौहर है वो एंटर होती है अपनी नायिकाज के साथ और वो अपनी सीट लेती है और अपने पूरे ट्रूप को कमांड करती है। और जो उसका ट्रूप होता है उसकी कमांड्स को इतने अच्छे तरीके से इनक्रेडिबली फॉलो करता है। उस्ताद ये देखकर मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं एंड ही फेल्ट द पावरफुल मेडिटेटिव इफेक्ट ऑफ म्यूजिक व्हेन गौहर स्टार्टेड अ राग। जब गौहर गाना स्टार्ट करती है, उस्ताद फेल्ट कि जो म्यूजिक है उसमें एक मेडिटेशन पावर होती है, उसमें एक इफेक्ट ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं एक रिलीफ हमें प्रोवाइड करता है। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत सैड होते हैं तो हम गाने सुनने लग जाते हैं कि हमारा माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, बिकॉज म्यूजिक में कहीं ना कहीं एक मेडिटेटिव पावर होती है। Ustad had always been struggled with component of his discipline which stressed the need for meditation to focus physical strength. देखो उस्ताद was a wrestler. उनके लिए डिसिप्लिन वॉज मस्ट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था और इस चीज से वो बड़ा स्ट्रेस हो जाते थे। इसीलिए उनको मेडिटेशन करना पड़ता था ताकि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस कर सके। टू फोकस ऑन हिज फिजिकल स्ट्रेंथ ही नीड टू डू मेडिटेशन, ताकि वो डिसिप्लिन रहे और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहे। इसीलिए उसे करना पड़ता था मेडिटेशन। बट नाउ उस्ताद अंडरस्टैंड्स हाउ म्यूजिक कुड क्वाइट द एग्रेसिव ह्यूमर ऑफ हिज सोल। म्यूजिक सुनकर उस्ताद को रियलाइज हुआ कि म्यूजिक उसकी सोल का जो ये गुस्सा है, जो मतलब उसके अंदर एक अग्रेसिव चीज है, वो म्यूजिक खत्म कर सकता है। बिकॉज म्यूजिक में एक अलग ही सुकून हमें मिलता है। एंड ही बिकेम दी वन ऑफ द हैबिचुअल्स ऑफ हिज महफिल। और उसके बाद ये राग सुनने के बाद जो उस्ताद थे वो गौहर जान की महफिल के एक हैबिचुअल हो गए, मतलब हैबिचुअल हो गए उनकी महफिल में आने के लिए। एक आदि, मतलब उन्हें आदत पड़ गई, आदि हो गए वो इस चीज के। इट्स मीन वो इनकी महफिल में आते रहते थे अब। वंस ही हर्ड अनदर्स रेंडिशन बट इट्स हार्डली अफेक्ट्स हिम। He realized that the rag only exists embodied in गौहर जान's voice. एक बार जो उस्ताद होते हैं वो किसी और के राग सुनते हैं, उस चीज से उन्हें हार्डली कोई अफेक्ट पड़ता है। मतलब उनके राग सुनकर जो उस्ताद है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सुकून मिलता। एट दैट टाइम जो उस्ताद होते हैं रियलाइज्ड कि जो राग है वो तो सिर्फ और सिर्फ गौहर जान की वॉइस में ही एग्जिस्ट करता है। गाइस यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया गौहर जान और उस्ताद की जो लाइफ थी उसके बारे में। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और पार्टीशन के बाद मिडिल एज फोर्सेस उस्ताद टू पास ऑन हिज लीडरशिप ऑफ हिज अखाड़ा, मतलब रेसलिंग जो इनका स्कूल है, टू हिज यंगर ब्रदर तमामी। गाइस देखो, जो उस्ताद थे उनका एक अखाड़ा था, रेसलिंग स्कूल था, जहां पर वो बच्चों को रेसलिंग सिखाया करते थे। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें गौहर जान की, तो उनका कोठा था जहां पर वो नायिकाज को आर्ट फॉर्म्स मतलब म्यूजिक सिखाया करती थी। जो मिडिल एज थे, मतलब जैसे जैसे उस्ताद की एज बढ़ने लगी तो जो लोग थे उनको बोलने लगे कि आप जो लीडरशिप है इस अखाड़े की वो अपने यंगर ब्रदर तमामी को सौंप दीजिए। रामजी मस्ट हैंड ओवर हिज ड्यूटीज टू हिज यंगर ब्रदर एंड गौहर जान इवेंचुअली शट डाउन द कोठा। दोनों की ही आर्ट फॉर्म्स फेड होने लग गई थी। और जो रमजी थे, जो उस्ताद थे, उन्हें अपने जो रेसलिंग स्कूल था उनकी ऑनरशिप देनी पड़ी अपने ब्रदर तमामी को, और जो गौहर जान थी उन्हें अपना कोठा बंद करना पड़ा। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। मैंने यहाँ पर आपको एक प्लॉट समरी एक्सप्लेन की है बहुत कम शब्दों में। बेसिकली ये पोस्ट पार्टीशन लिटरेचर में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरीके से पार्टीशन के बाद दो आर्ट फॉर्म्स फेड होती चली गई। उस्ताद और जो गौहर जान थी उन दोनों की आर्ट फॉर्म्स फेड होती चली गई और जो उनका पहले रुतबा था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिटवीन क्ले एंड डस्ट। आई होप आपको ये समरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें या इस नॉवल में ही कोई डाउट है, यू गाइस कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट माई इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page.
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।